नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कानून अंधा होता है, कानून बहरा होता है, कानून गूंगा होता है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन कानून लालची भी होता है। ये कानून की जो बात की जा रही है, ये संविधान की बात नहीं की जा रही, ये बात सीआरपीसी की नहीं की जा रही, भारतीय न्याय संहिता की बात नहीं की जा रही, बल्कि इसको इंप्लीमेंट करने वाले कुर्सी पर बैठे हुए जज साहब की जा रही है। क्योंकि जज साहब को क्या दिखता है वही कानून मान लिया जाता है, वो उनके दिमाग में क्या चलता है वही कानून मान लिया जाता है, वो क्या सोचने वाले हैं यही कानून मान लिया जाता है, एक दिन में उनके विचार कैसे बदल जाते हैं यही कानून मान लिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो संरक्षक है जज हैं, और वो अगर कानून का मजाक उड़ाने लगे तो यही कहा जाएगा कानून लालची भी हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट है कि बेल के खेल में कैसे किसी को महीनों महीनों तक जमानत नहीं मिलती और किसी को सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सेलेक्टिव तरीके से अचानक से जमानत मिल जाती है। यह विवाद बढ़ा है और विवाद बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2 बार न्यायपालिका से राहत पाई और दोनों बार विवाद इतना उठा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने तो पहले ही मान लिया था कि अगर हमसे भूल हुई है तो उस भूल को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम इसे सुधार लेंगे। यह बात उस समय की थी जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई थी और उसमें 2 जज बैठे थे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त। ये दोनों जज जो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के चेयर पर, उन दोनों को जब ये विवाद में बदला कि आप कानून का मखौल नहीं उड़ा सकते, आपने सबूतों को नहीं देखा, आपने ईडी के इन्वेस्टिगेशन को नहीं देखा, क्या क्या प्रभावित होगा यह भी नहीं देखा, बस देखा क्या कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बाहर भेजो, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी। ये जज साहब का विचार था, यह संविधान कानून में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि यही जज साहब के सामने जब सबूत पेश किए जाते हैं तो इनका कहना होता है हम तो केवल सबूतों पर बात करते हैं, हम कहीं सुनी बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, हमें गवाह चाहिए, सबूत चाहिए और फैसला उसी के आधार पर दिया जाता है। हम कुछ देखते नहीं, हम अपना विचार नहीं रखते हैं, इसीलिए न्यायपालिका के अंदर कानून की देवी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है कि वो देखे नहीं कि सामने कौन खड़ा है, केवल सुने कि किसके खिलाफ क्या सबूत आ रहे हैं। लेकिन अब तो वो पट्टी उठ चुकी है, अब देखा जाता है सामने कौन सा इंसान है, सामने कौन सा व्यक्ति है। वो कोई बड़ा मंत्री तो नहीं है, वो कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर तो नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको अगर राहत नहीं दिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया विवाद चल जाएगा। ये वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको अगर हमने जेल भेज दिया तो फिर न्यायपालिका पर सवाल उठा लेंगे, और ये सारी चीजें देखी जाने लगी है। इसका ताजा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत थी, और उससे भी बड़ा विस्फोटक जो खबर सामने आई वो कि अचानक से राउज एवेन्यू कोर्ट की एक जज ने अपने ही विचार को बदल लिया, कंफ्यूज्ड हो गई और फिर कई सवालों को जन्म देने के बावजूद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंतरिम जमानत पर और इन जज के फैसले की बात को देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार अंतरिम जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए, तो उस समय अरविंद केजरीवाल से कहा गया था कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, आप कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे, आप केवल चुनाव प्रचार करेंगे, कोई सरकारी गतिविधियां नहीं करेंगे। यानी कि आप आम आदमी पार्टी के प्रमुख
नेशनल कन्वेनर तो बने रह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए आधिकारिक तौर पर, तो आप चीफ मिनिस्टर बने नहीं रख सकते। आप केवल 21 दिन तक चुनाव प्रचार कीजिए और आम आदमी पार्टी की गतिविधियां देखिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजों को यह तो लगा था ईडी के सबूतों को देखकर कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर जाएगा तो यह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। अगर सीएम अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाएगा तो अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ दस्तावेज गायब कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर जाएगा तो वहां पर वो गवाहों को धमकी दे सकता है। ये पावरफुल इंसान है, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई थी, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी और उसे सारी ताकत सीएम के तौर पर जो मिली हुई है उसे छीन लिया गया था, सीज कर दिया गया था। लेकिन दूसरी बात देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को उस समय लगा था कि ये बाहर जाकर प्रभावित कर सकते हैं, ईडी के जो तर्क हैं उसमें दम है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशनल कोर्ट बैठा हुआ है। इन जज साहिबा को यह भी पता नहीं है कि इस मामले की गंभीरता क्या है। इतने लोग जो लाइन में खड़े हैं, जिनके ऊपर शराब घोटाले का चार्जेस लगा हुआ है, जो अब आरोपी बन चुका है, इन लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। यहां तक कि मनीष सिसोदिया की जहां तक बात है, राउज एवेन्यू कोर्ट से गुजरता हुआ हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं 3 बार गए। सबसे पहले बेल पिटीशन लेकर गए, उसके बाद रिव्यू पिटीशन लेकर गए, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन लेकर गए, लेकिन 3 बार, हर बार रिजेक्ट। तुम्हें जमानत नहीं दी जाएगी क्योंकि तुम एक्साइज मिनिस्टर भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। लेकिन एक्साइज मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये पद जो देखा जाए उसमें सबसे मजबूत ताकतवर पद कौन सा है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, एक्साइज मिनिस्टर का है या चीफ मिनिस्टर का है? अगर मनीष सिसोदिया को इस आधार पर जमानत नहीं मिल रही थी कि वो डिप्टी सीएम रह चुका है, वो अभी भी एक्साइज मिनिस्टर रह चुका है, वो बाहर जाएगा तो गवाहों को प्रभावित करेगा, वो बाहर जाएगा तो इन लोगों को परेशान करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, पावरफुल इंसान है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या एक्साइज मिनिस्टर, वो सीएम के नीचे ही होता है। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो कि जेल से सरकार चलाने की बात करता है, और आम आदमी पार्टी का एक नेता ऐसा नहीं जिसकी औकात हो वो सवाल खड़ा कर दे कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो रुतबा है आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल की। ये रुतबा तो हेमंत सोरेन के अंदर भी नहीं था, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे। गिरफ्तारी से पहले रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर रिजाइन नहीं देंगे हमारी पार्टी में बगावत हो जाएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। उनके पार्टी के भीतर उनकी औकात ऐसी नहीं है कि जो कह दे वही कानून बन जाए पार्टी के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास तो यह है, अगर वो जेल से सरकार चलाना चाहे तो भी एक भी विधायक, एक भी राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी का, एक भी दिल्ली सरकार का मंत्री उसकी पार्टी का, ये बोलने के लिए ताकत नहीं रखता कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, मोरल ग्राउंड पर भी कम से कम इस्तीफा दो। ये ताकत है अरविंद केजरीवाल की। तो क्या जज साहब आंख बंद करके रखते हैं, कान बंद करके रखते हैं, तो दिमाग भी बंद करके रखते हैं? ये चीजें उनके दिमाग में नहीं जाती है क्या? वो कानून की किताबें पढ़ने के अलावा कोई अखबार, टेलीविजन देखते ही नहीं, न्यूज देखते ही नहीं? ये जो सैकड़ों पेज के फैसले होते हैं उसमें तो समाज, सोसाइटी, सबके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पॉलिटिक्स के बारे में भी बड़ी बातें की जाती है। तो क्या इन लोगों को यह पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के आदेश के बिना मनीष सिसोदिया अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकता? वो मनीष सिसोदिया किस तरीके से पूरे के पूरे
एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करवा देता है और अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं है तो फिर मनीष सिसोदिया की औकात हो ही नहीं सकती कि वो एक्साइज पॉलिसी बना दे। किसी भी मिनिस्टर की औकात आम आदमी पार्टी में क्या इतनी है कि अरविंद केजरीवाल के सामने केवल उसकी मर्जी के बिना बैठकर दिखा दे। तो ऐसी स्थितियों में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था और अपनी गलती मान ली थी कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर थोड़ी सी तो भूल हो चुकी है, तो उसके बाद जब दोबारा अरविंद केजरीवाल लेकर गया पिटीशन की 7 दिन और मोहलत चाहिए, हमारी तबीयत खराब है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम अपनी पुरानी भूल दोहराना नहीं चाहते। लेकिन राव जेवेनी कोर्ट में ये वेकेशनल बेंच बनी हुई है और उनके जो जज हैं न्याय बिंदु, उनको क्या ये समझ में नहीं आया, ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में इस बात की नहीं हुई कि एक दिन पहले हमने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया, इसके लिए ईडी ने तर्क दिए होंगे और ईडी ने कहा होगा कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस जगह पर पहुंची हुई है कि वहां से अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर भेजते हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो प्रभावित होगा ही, आगे ट्रायल भी प्रभावित होगा। इसलिए जो तर्क ईडी ने दिए थे कि इनके खिलाफ ये सबूत है, देखिए ये कुरियर है जो पैसे लेकर गया था, 45 करोड़ रुपए गोवा में खर्च हुए, वो चंद्रप्रीत सिंह है, वो भी सामने आ चुका है कि कैसे उसने किसके साथ बात की। उसने जिससे बात की चौहान से, वो विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल के साथ चैट करता है, यानी कि पूरा चैन, ये जो मनी ट्रेल है वो पकड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल को बाहर भेजेंगे तो इन लोगों के साथ क्या करेगा, कैसे गवाहों को तोड़ेगा मरोड़ेगा, जो छोटे मोटे सबूत और निकालने हैं उसको कैसे खत्म करेगा, ये तो आपको भी पता है। तो सारी चीजें होने के बावजूद ईडी के इन तर्कों को स्वीकार किया गया कि ये बाहर जाने के बाद परेशान करेगा, सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। इसी के आधार पर तो आपने 3 जुलाई तक एक्सटेंड किया, यानी कि उन्हें हिरासत में रखने की अनुमति दी। लेकिन फिर एक दिन के बाद जब रेगुलर बेल पे सुनवाई हो रही थी तो क्या वो सारे तर्क खत्म हो गए? क्या अरविंद केजरीवाल को हिरासत देने के समय आपने नहीं सोचा था कि एक दिन के लिए हिरासत देते हैं, रेगुलर बेल पर अभी सुनवाई होनी है? लेकिन आपने नहीं सोचा, उस समय दे दिया 3 जुलाई तक। आपको शायद ये पता नहीं था कि रेगुलर बेल अब हम देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, रात भर में 1-2 दिन में कौन सा मामला आ जाएगा या क्या सेटिंग हो जाएगा, ये आपको अनुभव नहीं था। जब आपने एक्सटेंड किया तो उसके बाद क्या आपके साथ कोई और लोग मिले जुले, आपको प्रभावित करने की कोशिश किए? ये सारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन सवाल तो उठा कि अचानक से एक दिन के अंदर क्या हो गया कि जज साहिबा का दिमाग बदल गया, विचार बदल गए कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल बाहर जाकर कुछ नहीं करेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर इतने प्रतिबंध लगाए थे बाहर भेजने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत? 1 लाख रुपया का मुचलका साइन करो और आप बाहर जाओ, मुख्यमंत्री बनो, वहां जाकर शीश महल में रहो और उसके बाद फोन करो। जो फोन आप दे नहीं रहे हो, ये ऐसा पाक फोन है जो ईडी के हाथों में लगेगा अपवित्र हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का फोन है, पता नहीं क्या क्या उसमें छिपा कर रखे हुए हैं। तो ऐसे में आपने जमानत दी, हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। ईडी जब वहां गई हाई कोर्ट के अंदर तो यही आम आदमी पार्टी की ये चोर गैंग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा ये न्यायपालिका का अपमान है। ये न्यायपालिका का अपमान कैसे हो सकता है? तुम अगर लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दो तो न्यायपालिका का अपमान नहीं है। और अगर ईडी उसी प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रही है तो फिर आपको लगने लगता है ये मोदी का ईडी है, ये मोदी की गुंडई है, ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडई है। इन चोर लुटेरों गैंग के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। और जिस जज ने अरविंद केजरीवाल को आनन फानन में आकर जमानत दी है, कानून का मखौल उड़ाया है। मखौल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 साफ तौर पर कहता है
कि जमानत देने से पहले आपको पूरी तरीके से ईडी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसके जमानत देने से कोई परेशानी नहीं होने वाली है इन्वेस्टिगेशन में। इसलिए इस सेक्शन 45 के कारण इतने लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत नहीं मिलती है 2-2 साल, चाहे अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, या फिर छगन भुजबल हो, या कोई भी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी, आप देखिए मनीष सिसोदिया हो, सुप्रीम कोर्ट तक ने बेल रिजेक्ट कर दिया। और आप लोअर कोर्ट की एक जज, आपको यह समझ में नहीं आया कि सेक्शन 45 भी कुछ है, आपने उस कानून का मजाक उड़ाया है। इसलिए मजाक तो आगे उड़ेगा, एक्शन तो आगे होगा। जुडिशरी में चल रहे बेल के इस खेल को खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इतना मेहनत से सबूत इकट्ठा करके किसी को सजा दिलाने के लिए दिन रात जो काम करते हैं उस पर पानी फिर जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।